उनका नाम। नमस्कार, मैं नसीम अहमद, दिल्ली लाइव न्यूज़। मेरे सामने आज भारतीय जनजाति पार्टी के माननीय संजीव राज जी, राष्ट्रीय महासचिव हाजी पाशा जी और मिस्टर कोसर जी हैं मेरे साथ, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मेरा पहला क्वेश्चन संजीव राज जी से है कि आपकी पार्टी के अंदर जो राकिब हुसैन जी थे, उनके साथ इतना बड़ा फेरबदल क्यों हुआ? नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव राज, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। आज नसीब जी के साथ में मुझे मौका मिला इंटरव्यू देने का, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा। आपने सबसे पहले क्वेश्चन किया है राकिब हुसैन जी के विषय में, तो मैं धन्यवाद दूंगा इनके प्रश्न के लिए। ये उनका अपना निजी मामला है, निजी विचार है। हो सकता है शायद उनको कोई दूसरी पार्टी ने ऑफर दिया हो, बड़ा कोई जो भी पद देने का या कुछ भी देने का, इस बात को नहीं कह सकता हूँ। वो एक नहीं 3 लोग एक साथ में रहे हैं। आरजे पाशा जो मुंबई से हैं, और दूसरे क्या है कि एक और व्यक्ति हैं मुरादाबाद के क्षेत्र से, और तीसरे जो कि ये राकिब हुसैन जी गए हैं। तो कोई ना कोई षड्यंत्र होगा, कोई ना कोई कारण होगा, और मुझे लगता है खरीद फरोख्त हो गई है। क्योंकि मेरे पास पीएम हाउस से फ़ोन आया था, उन्होंने हमने तुम्हारे 3 लोग खरीद लिए, तो मैंने कहा अभी तो एक ने विवाद किया, उन्होंने कहा 2 और करेंगे, और वही हुआ। और इसका हमने जवाब कल बीजेपी को दे दिया है। कश्मीर के अंतर्गत में 17 नियुक्ति करके, उनके पुरानी बीजेपी के नेता थे, उनकी नियुक्ति हुई है। वो हमारे पास आए हैं और हमने उनको नहीं बुलाया, पर बीजेपी को कड़ा हमने जवाब दिया। सर, जो राकिब हुसैन जी पे जो पद था आपकी पार्टी का, वो अब आपने हाजी पाशा जी को दिया है। मेरे साथ हाजी पाशा जी भी हैं। आप उनके बारे में किस चीज़ को देखते हुए आपने हाजी पाशा जी को इतना बड़ा पद दिया है? हाजी पाशा जी एक बहुत अच्छी प्रकार से काम कर रहे हैं, प्रखर नेता हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, किसी प्रकार से छवि पर कोई दाग नहीं है, और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो इतने सुलझे हुए व्यक्ति हैं कि हमें राकिब हुसैन से ज़्यादा सुलझा हुआ व्यक्ति चाहिए था। वो एक कैप्टन थे, वो एक बिजनेसमैन, वो जो कि एक नौकरी के वाले थे, बड़े पद पर थे, हम सम्मान करते हैं, समझदार थे, पढ़े लिखे थे, परंतु उनको राजनीति का अनुभव नहीं था। और इनको जो कि राजनीति का पूरा अनुभव है और इनका जीवन जो कि राजनीति से जुड़ा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि राकिब हुसैन जी से कई गुणे आगे हैं जो कि हाजी पाशा जी। तो उनको इसीलिए जो हमने राष्ट्रीय वरिष्ठ महासचिव चुना है, पूरे अधिकारों के साथ। पार्टी बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं, और जिस दिन से आप आए उस दिन से पार्टी बहुत आगे चली है। बड़े बड़े VIP लोग जुड़े हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन से हों, चाहे वो कोर्ट से संबंधित हों, सुप्रीम कोर्ट इत्यादि से, और चाहे वो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों से हों, चाहे वो उद्योगपति हों, और भी चले का अंतर्राष्ट्रीय एम्बेसडर भी हमसे जुड़े हैं। तो इसीलिए अभी हमारे अशोका होटल से, 5 स्टार होटल से मीटिंग करके आए हैं, हमारी कई मीटिंग हुई है। तो इसीलिए क्या है, हम कहते हैं कि हमारी पार्टी बहुत अच्छी चल रही है, हमें कोई धक्का नहीं लगाया, हम बड़े संतुष्ट हैं। भगवान जो करता है अच्छा करता है। सर, जैसे आप पे एक एलिगेशन है कि आप पे भी हमला करा था नरसिम्हानंद जी के कुछ बंदों ने, तो वो राकिब हुसैन जी ने उसको फर्जी करार दिया है, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर एक हमला पे 3 हमले हुए हैं। मैंने जब से CA NRC का मुद्दा उठाया, और जो कि CA NRC का जो कि विरोध में मेरी शाहीनबाग में बैठा, तो मेरे परिवार ने भी छोड़ दिया, मेरी पत्नी बच्चों ने भी छोड़ दिया था उसमें। इसके अलावा जो समझे तो उसके पश्चात हमारा समझौता हुआ। दूसरी उसके डिवोर्स के कागज़ मैं आपको दिखा सकता हूँ। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस समय मेरे ऊपर काफ़ी हमले हुए। जब मैं नरसिंहानंद के विषय में आलोचना की, उसने इस्लाम धर्म के विषय में उल्टा सीधा था, मोहम्मद साहब के विषय में उल्टा सीधा था, तो मेरे भतीजे दूर हो गए। मेरे गांव वालों ने मेरे ऊपर हमला किया, चाचा ताऊ ने किया। दूसरा हमला जो कि वृंदावन में मेरा आश्रम है, राधापुरी में मेरी कॉलोनी है, तो उसके अंतर्गत मेरे ऊपर हमला हुआ। वहाँ के महंत इत्यादि आसपास के लोग, चेले भी थे। और तीसरा हमला जो कि मेरी हिंदू सेना थी, उसके कुछ लोगों ने मुझे पहले तो वार्निंग दी, मैं नहीं माना, तो उन्होंने आकर के मेरे ऊपर जो हमला किया। मैं ये कहता हूँ कि सभी लोग मेरे ही थे। महाभारत का युद्ध हुआ था, वो भी परिवार में हुआ था। भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, तो क्या वो मिली लड़ाई होती, मिली भगत होती है? जो भी राकिब हुसैन जो एलिगेशन लगा रहे हैं, गलत लगा रहे हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, ये सब मेरे पाले पोसे लोग थे, इन्होंने मुझसे धोखा किया है। मैं देश की एकता अखंडता की बात करता हूँ, और ये हमला हुआ है, गलत हुआ है, इसकी हम जो निंदा करते हैं। और मैं ये कहता हूँ, हमारे ऊपर हमला नहीं हुआ, एक समाज के ऊपर कुठाराघात हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इसीलिए राकिब जी से कहूँगा कि वो अपना माइंड थोड़ा संभाल करके रखे। कोई भी किसी, अब बीजेपी के लोग मेरे साथ आ गए हैं, काफ़ी कश्मीर से आए हैं, तो क्या ये बताइए, क्या वो भी कोई मिली भगत है? अभी मैं दरगाह गया हूँ, निजामुद्दीन जो कि दरगाह गया हूँ, चिश्ती जो कि साहब के वहाँ पर मत्था टेका है, तो इसमें चाचा वीडियो मिलावट है। क्या कह रहा कि 2022 के अंदर फरवरी में यूपी विधानसभा के जो चुनाव हैं,
और बीजेजेपी पार्टी जो है आपकी बीजेजेपी भारतीय जन जागृति पार्टी बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है, तो क्या आपका विचार है कि किसी पार्टी के साथ अलायंस करना, या आपके पास किसी पार्टी का फ़ोन आया कि आप उनके साथ अलायंस करें, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ में जो भी मुहिम हो रही है, वैसे मैं 500 प्रदेशों के अंदर अपना चुनाव लड़ रहा हूँ, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे जो भी पार्टी लड़ रही है, चाहे पंजाब हो, चाहे वो गोवा हो, मिजोरम हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, और संभावित चुनाव हैं जो कि जम्मू कश्मीर के तहत है, तो हम इन सभी प्रदेशों में चुनाव लड़ेंगे, अपने पूरे प्रत्याशी खड़े होंगे। इसके साथ साथ एक बात कहना चाहता हूँ कि राजधर ओम प्रकाश राजधर हैं, जो कि राजभर हैं, उनसे भी हमारी बात पक्की हो चुकी है। 40 पार्टियाँ हमारे पक्ष में हैं, और इतना ही नहीं है, 30 पार्टी इत्यादि सब हमारे पक्ष में हैं। इसके साथ साथ में अखिलेश जी से हमारी जो बातचीत चल रही है, अखिलेश जी का जो फ़ोन आया, बात हुई हमारी, और परंतु हम अखिलेश जी से किसी शर्त पर रखते हुए हैं। वो शर्त इस प्रकार से है, यदि अखिलेश जी को समर्थन चाहिए तो हम देने को तैयार हैं। हमारा ऐसा भी नहीं है कि हमें जो भी कितनी सीट चाहिए वो भी हमारा समझौता हो जाएगा, पर हमारा सबसे पहले ये है कि भाई मुख्यमंत्री जो बनाए वो कृपया हमारे व्यक्ति को बनाए, और हमारे को ना बनाए तो मुस्लिम को बनाए। मुस्लिम उन्हीं का हो पर मुख्यमंत्री हो, तो वो समाजवादी हैं, समाजवादी की बात करें। पर यदि वो कहते हैं कि यदि हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे, पहले ही बने थे और उनके पिताजी बने थे, बाप के बाद में बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, तो वो समाज का वो अपवाद हुआ, वो तो जो कि परिवारवाद हो गया। तो मैं ये कहता हूँ कि अखिलेश जी को यदि अपनी छवि सुधारनी है तो समाजवादी छवि करें, परिवारवादी ना करें। और 2017 में तो आप भी समाजवादी में थे, समाजवादी का प्रचार कर रहे थे। 2012 में भी आप समाजवादी में थे, बड़े लेवल पे आप उसमें नेता रहे हो। आज आपके अंदर इतना खटास कैसे है परिवारवाद से? देखिए, जबकि हर पार्टी की तो रीति रिवाज है कि परिवारवाद चल रहा है, चाहे आप कांग्रेस को ले लो, किसी और पार्टी को ले लो, सभी में पार्टी में यही है कि अपने परिवार को ही आगे बढ़ाते हैं। तो अखिलेश जी से आपको क्या नाराजगी है, जबकि आप तो खुद एक समाजवादी रहे हो? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी में रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और वर्ष पद पर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु इस बात को कहना चाहता हूँ, जो परिवारवादी पार्टियां हैं वो सब नष्ट हो गई हैं। जैसे कांग्रेस परिवारवादी है, नष्ट हो गई है। लालू की पार्टी परिवारवादी बन गई, वो नष्ट हो गई है। तो समाजवादी पार्टी भी नष्ट हो जाएगी यदि परिवारवादी होगी। उन्हें अब मुस्लिम को जो कि मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, मुस्लिम को यूजन थ्रू किया है तेजपात के पत्ते की तरह, उनसे वोट लेते हैं पर उनको काम में नहीं आते हैं। जैसे कि अभी आजम खान को दिक्कत हुई तो अखिलेश काम नहीं आए, कोई आंदोलन नहीं किया। शाहबुद्दीन को दिक्कत हुई तो लालू प्रसाद का परिवार, तेजस्वी यादव इत्यादि कोई काम नहीं आए। अब मेरी एक शर्त है केवल, अच्छा यदि आप 5 साल के लिए मुख्यमंत्री नहीं बनाते मुसलमान को, 6 महीने के लिए हमें गारंटी दीजिए, टाइम आपका होगा, 6 महीने के लिए मुसलमान को बना दीजिए। फिर इतना भी नहीं करते हो तो मुझे 2 जो कि डिप्टी सीएम चाहिए, एक दलित एक मुस्लिम। हम दलित और मुस्लिम को लेकर के राजनीति आगे बढ़ा रहे हैं अपनी पार्टी को, तो 6 जो कि डिप्टी सीएम मुस्लिम और दलित होना चाहिए। फिर मैं कहना चाहूँगा कि अखिलेश को जो करना चाहिए था मुसलमानों के साथ वो नहीं किया, केवल वोट लेने की बात करते हैं। पर अगली बार हम चाहते हैं कि यदि डिप्टी सीएम हमारे 2 होंगे, हम कमान को संभाल करके रखेंगे और परिवारवादी पार्टी न बन के इसे समाजवादी बना देंगे, इसमें कोई शंका नहीं। तो इसके लिए हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अब यदि अलायंस होता है तो कुछ सीटों पर लगे, अलायंस नहीं होता है तो हम पूरी जो कि 403 सीटों पर, 400 सीटों पर हम जो कि चुनाव लड़ेंगे। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है आपसे। जैसे पंजाब के अंदर जो चुनाव आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे और जितना भी पुराना बिजली का बिल है उस सबको माफ़ करेंगे। जबकि दिल्ली में कोरोना काल में जितने भी उद्योगपति या हमारे इंडस्ट्रियल थे या होटल थे या कुछ भी जो इकाइयाँ थी, उन सब का अभी तक कोई बिल माफ़ नहीं हुआ, ना उनका सरचार्ज माफ़ हुआ। ये केजरीवाल जी की कौन सी चाल है, इसके बारे में क्या बताओगे आप? मैं कह रहा हूँ केजरीवाल को सब जानते हो, रंगा हुआ श्यार है, भेड़िया है। अरे हम कुछ नहीं देंगे, हम क्या देंगे, हम प्रत्येक घर में 1-1 नौकरी देंगे और प्रत्येक बेरोजगार के लिए 10 लाख से 15 लाख रुपए तक का लोन देंगे। हम महंगाई को समाप्त करेंगे, किसानों का कर्जा समाप्त करेंगे और किसानों के जो खेतों में बिजली के खंभे खड़े हैं उन खंभों का जो कि 5-5 हज़ार रुपये प्रति माह देंगे हम मुआवजे का, हम जो देंगे। हम शिक्षा पद्धति को जो कि बदलेंगे, शिक्षा पर चिकित्सा पर जोर देंगे। ये जुमलेबाजी को फ्री देंगे। आज फ्री देंगे तुम्हारी सरकार चली जाएगी तो इनको दुख नहीं होगा क्या? तो मैं ये कहना चाहता हूँ मूल सुविधाएं दीजिए, अच्छी बात है, उनको जो आधे रेट के अंतर्गत में कर दीजिए, परंतु इतना है किसानों को हम जो खाद आधे रेट में देंगे, बिजली आधे रेट में देंगे। परंतु इसके साथ साथ इतना जरूर कहना चाहता हूँ, इन्होंने जितनी बिजली यूनिट की जो फ्री दी है उतना करेंगे,
किसानों को फ्री बिजली देंगे, पर इसके साथ साथ हम नौकरी देंगे, व्यवसाय देंगे। जिस प्रदेश में हमारी सरकार आएगी उस प्रदेश में एक भी बेरोजगार नहीं छोड़ेंगे, ये हमारी प्रतिज्ञा है। सर, आपने एक बात कही है कि मैं बेरोजगारों को 10 या 15 लाख रुपए दूंगा। ये तो मोदी जी ने भी कहा था कि जब देश से काला धन आएगा तो 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में चले जाएंगे। काला धन तो आज कम से कम 10 गुना ज़्यादा और बढ़ चुका है। उसके बारे में आप क्या कहोगे? सर, ये एक आपका कहना है या जुमला कह के फिर आपकी जब कोई सरकार बनती है किसी राज्य में, कभी जुमला साबित ना हो? मैं ये कह रहा हूँ, ये प्रावधान पहले से होता है सरकारों में। 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन बेरोजगार को दिया जाता है, ये देते नहीं है। मैं कोई काले धन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जुमलेबाजी है काले धन की बात। परंतु मैं 10 लाख से 20 लाख रुपए तक का जो कि मैं लोन प्रत्येक बेरोजगार को दूंगा, हमारी पार्टी देगी। 5-5 हज़ार रुपये तुमको बेरोजगार के लिए रोजगार भत्ता देंगे। हम लोगों को काम देंगे, हम मेक इन इंडिया बनाएंगे। मोदी ने केवल कहा था हम रोजगार देंगे, पूरा नौकरी देंगे। हम हर तरीके से बेरोजगारी को दूर करेंगे और शिक्षा पद्धति के अंतर्गत में जोड़ देंगे। सर, जैसे आपके राष्ट्रीय महासचिव आदि पासा जी, तो इनको आपने पार्टी में किस तरीके की जिम्मेदारी दे रखी है? अब जो राष्ट्रीय वरिष्ठ महासचिव होते हैं, पूरी कोई जिम्मेवारी उन्हीं की होती है, और ये जिम्मेवारी पूछनी है तो राष्ट्रीय महासचिव जी से पूछ लीजिए। अच्छा पासा जी, आप बताइए, आपको जब मैं पार्टी को ज्वाइनिंग करा, आपने पार्टी में क्या क्या देखा, क्या क्या फेरबदल देखा, और आपकी अगर गवर्नमेंट आती है तो आप क्या बदलाव करोगे प्रदेशों में? अस्सलामुअलैकुम। मैं हार्दिक महासचिव, मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का और संजूरा सब का। मेरे को इस काबिल समझे, दक्कन से, हैदराबाद से इंडिया की मेरे को दिल्ली का अध्यक्ष बनाए। मैं इनके हर वो चीज़ से तो खुश हूँ और अच्छे रिजल्ट में देख चुका हूँ, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे को लेकर चलते हैं और इनमें ज़रा भी कोई भेदभाव नहीं है। इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाले 10 चीज़ के इल्ज़ाम लगा रहे, एक भी सबूत साबित नहीं कर सकते उसके बारे में। और हमारी हुकूमत जब आएंगी, हम हकीकत में गैस का, पेट्रोल का, हर वो चीज़ रेट कम करेंगे और जितना हो सका हम संजूरा साहब के साथ करेंगे। सर, जैसे वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो तो मेन पार्टी का कर्ता धरता है। आप जैसे पार्टी के महासचिव हो, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष तो पूरे, अगर किसी भी एक राज्य 2 राज्य में आपकी गवर्नमेंट आती है, जैसे उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, उत्तराखंड है, 5 राज्यों में चुनाव है, अभी जम्मू में चुनाव होने जा रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, तो आप पे इतनी जिम्मेदारी है, आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहते हो पार्टी की हैसियत से? हम लोग 40 पार्टियों से हमारी बातचीत चल रही है। हम 40 पार्टियों से इसके लिए हम लगना चाह रहे हैं। जैसा भी हुआ अपने साथ से हमारी बातचीत चल रही है। अपने साहब अगर हमारी बात मानते हैं और आजम खान, उन्हीं की पार्टी के आजम खान को अगर सीएम बनाते तो हम उनका साथ देने के तैयार हैं। अगर भले हो तो आजम खान के लिए बना किसी और को बना के मुस्लिम को, हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम देखें तो हर स्टेट में, हर जगह भयानक इलेक्शन है, हम अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे हमारी पार्टी। आप अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? हम हमारे कार्यकर्ताओं को ये कहना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी पार्टी में लेके आए और हमारी पार्टी के बारे में बताएं, प्रचार करें, शुभ करें। और ये संत जुड़ा साहब जो है एकदम सेकुलर है। आज हमारे साथ दोस्तों निजामुद्दीन औलिया की दरगाह को भी चले और ज़ियारत भी करें। और अशोका होटल में हमारी बहुत बड़ी मीटिंग हुई है, कोर कमेटी मीटिंग हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज और एक्स DGP और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के वकील और बहुत बड़े बड़े लोग हमारी पार्टी में, 30 अम्बेसडर साहब हमारी पार्टी में आए, तो सब हमारी पार्टी में हमारी पार्टी ज्वाइन करें सब जगह। अभी सर, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि 2022 में अगर आपकी पार्टी सत्ता में आने की नज़दीक आती है और आप जिससे अलायंस करते हो, तो आप उसमें अपना डिप्टी CM रखोगे या CM रखोगे? नहीं, मेरा तो कहना होगा कि जो CM जो हो, जिसकी ज़्यादा वोटें आएँ, जिसकी ज़्यादा सीट आएँ, उसका जो CM बनना चाहिए। और मेरी तरफ से CM केवल 2 ही पक्षों से बनेगा। या तो मैं तो सबसे पहले CM के लिए मुस्लिम की बात करूँगा और डिप्टी CM जो दलित बनेगा, क्योंकि हमने दलित को प्रधानमंत्री बनाने की जो भी घोषणा की है, तो हम मुख्यमंत्री जितने भी हैं प्रदेशों में, उनमें मुस्लिम बनना चाहिए। मुस्लिमों को जो कि एक स्थान मिलना चाहिए। मुसलमान देश के अंतर्गत रहते हुए 70 साल से अपने को कटे कटा जो भी महसूस कर रहा है। मुसलमान यदि कोई भी बात कहता है राष्ट्र हित की, देश हित की, उसे देशद्रोही बता देते हैं। जैसे कि अभी नरसिंहानंद ने कहा था मथुरा के अंतर्गत, एक प्रेस के अंतर्गत में, कि जितने भी हिंदू हथियार रखिए और अपना परिवार नियोजन जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें। यदि यही बात यदि कोई मुसलमान कह देता है, मौलवी कह देता है कि ज़्यादा हथियार रखिए, ज़्यादा बच्चे पैदा करिए, वो देशद्रोही हो जाता है। और यदि वो नरसिंहानंद कह रहा है तो वो देशभक्त हो जाता है, उसे स्वीकृति मिलती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आखिरकार ऐसा दुर्व्यवहार क्यों, ऐसा दोहरा व्यवहार क्यों
फिर एक ही बात को मुस्लिम ने कहा तो वो देशद्रोही हो गया और हिंदू ने कहा तो वो जो कि देशभक्त हो गया। मैं कहता हूँ ये व्यवहार बिल्कुल गलत है। इस व्यवहार से भारत को हम मुक्त करना चाहते हैं। हम कहते हैं हम सेकुलर लोग हैं, हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल करके रहें, मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। तो मैं ये चाहूँगा अब तक जितने भी प्रदेशों के अंतर्गत में दूसरी जाति के धर्म के लोग जो बने मुख्यमंत्री, अब की बार कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10 मुख्यमंत्री भारत के मुसलमान को बना कर देख लीजिए। ठीक है सर, मेरे साथ माननीय संदीप राज जी थे।